लेकिन पूछना तो आप ही को पड़ेगा। कई बार आप एक्सपेक्ट करते हैं कि यही आके बता दे, ये वाला क्वेश्चन बताऊं क्या। चलिए, लास्ट क्लास में कहां तक बातें हमारी हो गई थी? सॉल्वेंट की बातें हम कर रहे थे और हमने देखा था अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो दोनों को ही सराउंड करता है, केटायन को भी और एनायन को भी। केटायन को जो करता है वो आयन डाइपोल से करता है, क्लियर। एनायन को भी आप वही बोल सकते हैं या फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हमारे सामने मान लेते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, कैसा सॉल्वेंट है? पोलर एप्रोटिक, क्लियर। तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन से जो सॉल्वेंट है वो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। मान लीजिए हमें इसमें जो लिया है उसमें एसीटोन ले रखा है। क्या ले रखा है? एसीटोन। और एसीटोन के अंदर हम NaI को ऐड कर रहे हैं। किसको ऐड कर रहे हैं? NaI, क्लियर। तो NaI जो है वो एसीटोन के अंदर डिसॉल्व हो जाएगा और डिसॉल्व होने के बाद की कहानी हम देखते हैं कि किस प्रकार की बातें यहां पर होंगी, ठीक है। देखिए, Na+ जो है उसको तो चारों तरफ से घेरा जाएगा। Na+ को जो है वो एसीटोन के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से सराउंड कर लेंगे। यहां पर पार्शियल नेगेटिव और यहां पर क्या होगा? पार्शियल पॉजिटिव। अब जानते हैं ना CO बॉन्ड में क्या है? पोलैरिटी, TN डिफरेंस है, तो यहाँ पोलैरिटी आएगी। तो ऑक्सीजन की तरफ से Na+ को चारों तरफ से घेर लिया जाएगा। आप बताइए, वैसे भी Na+ हमारे किसी काम का नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल काम का होता है SN2 रिएक्शन के अंदर। ये तो वैसे भी इनर्ट है, अगर इसको घेर भी लिया गया तो कोई कद्दू फर्क नहीं पड़ेगा, पक्का। तो इसका तो हो गया है सॉल्वेशन। किससे हुआ है? Na+ एक आयन है और ये सारे डाइपोल है। तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा आयन डाइपोल, आयन डाइपोल अट्रैक्शन, जिसकी वजह से इसको चारों तरफ से घेर लिया जाएगा, क्लियर। कोई मतलब नहीं है इसका। अब आते हैं I- पर। ये फ्री होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिएक्शन का जो न्यूक्लियोफाइल है वो फ्री होना चाहिए। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का बहुत ही और बेहद इंपॉर्टेंट रोल रहता है। I- जो रहेगा ना वो फ्री रहेगा रिएक्शन करने के लिए। क्या रहेगा? फ्री। क्यों सर? इसमें भी तो दोनों पोल हैं, प्लस और माइनस। तो जैसे वाटर ने किया था, प्लस को तो किस साइड से गिरा था? माइनस की साइड से। और माइनस को किससे गिरा था? प्लस के साइड से। लेकिन इसमें ऐसा हो नहीं पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि जो आपका एसीटोन जो मॉलिक्यूल है और उसमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो मॉलिक्यूल के इनर फेस के ऊपर है, अंदर की साइड। और आप जानते हैं इस पर लगे हुए बल्कि ग्रुप मिथाइल, जिनसे ये जो अट्रैक्शन है वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल। क्या हो जाएगा? ये देखो, ये यहां पर ये बल्कि ग्रुप लगे हुए कि नहीं लगे हुए? यहां पर ये बल्कि ग्रुप लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो अब इस प्लस का और मान लीजिए माइनस यहां पर भी आता है तो ये अट्रैक्शन क्या होता है? नेग्लिजिबल। अब जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। डिस्टेंस जितना ज्यादा बढ़ता है ये उतना ही क्या हो जाता है? V, क्लियर। तो इस वजह से ये ऐसा नहीं कर पाता। माइनस इसका काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि माइनस जो है ना वो आउटर फेस के ऊपर है, देखो बाहर। ऑक्सीजन के आगे कोई एटम नहीं है, लेकिन कार्बन के आगे इधर ऑक्सीजन है और इधर ये मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो सर वाटर में, तो वाटर में तो बेटा दोनों ही आउटर फेस के ऊपर ही तो था। ये आपके सामने वाटर है, बताइए यहां पर क्या रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल, और यहां पार्शियल। हाइड्रोजन के आगे कुछ नहीं है, इसके भी आगे कुछ नहीं, और आगे ऑक्सीजन के आगे भी कुछ भी, तो आउटर फेस पे था, इसलिए प्लस और माइनस दोनों को सराउंड कर लेता है। बट इसमें माइनस को सराउंड नहीं कर पाएगा। यानी कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपका जो एनायनिक पार्ट रहेगा वो फ्री रहेगा। और हमें SN2 में ऐसा ही चाहिए कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या रहे? फ्री। न्यूक्लियोफाइल को कोई भी डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि SN2 में न्यूक्लियोफाइल का ही तो इंपॉर्टेंट रोल होता है, क्लियर। छापेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी जल्दी निपटाएंगे भाई। अगर आपके पास टाइम है, अभी 2 दिन की छुट्टी आ रही है, संडे और 15 अगस्त की, ये तो सब पहले कैलकुलेट करके रखते हैं। तो बेटर है उसमें आप हाइड्रोकार्बन का मॉड्यूल एक बार फिर से सोल्व करो, और अब आपको रियलिटी समझ में आएगी। जिन क्वेश्चंस में तुमने पेन नहीं चलाया था वो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा करना क्या है। और यही रियलिटी है। हमें
टाइम टू टाइम रिवाइज करना पड़ेगा। ये अपने दिमाग में उतार लो। समझ में आना और समय पर याद आना ऑर्गेनिक में दो अलग बातें हैं। बहुत सारे लोग आपको एहसास होने ही नहीं देंगे कि आप भूल रहे हैं या आप सुलट रहे हैं। मैं आपको टाइम टू टाइम रिकॉल करवाता रहूंगा, क्योंकि इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। बता दिए हो क्या? तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर केवल और केवल कौन सराउंड होगा? केटायन। एनायन विल बी फ्री। तो ये SN2 रिएक्शन के लिए बढ़िया सॉल्वेंट, अगर आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिवली चार्ज है। बता दिया है। लिखिए, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, पूरा ही लिखना है, मैं किसी की शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल में नहीं लेता। बच्चे ऐसे लिखते हैं पोलर प्रोटिक, PP, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, PS। ऐसा कुछ नहीं करना अपने को, सीधा इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट only cationic part of the reagent. In polar aprotic solvent, only cationic part of the reagent is solvated. In polar aprotic solvent, only cationic part of the reagent is solvated. किसका सॉल्वेशन होगा? केवल cationic part, कोमा लगाकर। Anion is free to react. Anion is free to react. तो आपका एनायन क्या रहेगा? एकदम फ्री। अब चलिए, अगर हमें SN2 रिएक्शन का सॉल्वेंट सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है? सॉल्वेंट। तो बताइए कौन सा सॉल्वेंट हमें सेलेक्ट करना चाहिए? देखिए, नहीं ऐसे नहीं होता है, आप तो सीधे ही हवा में तीर चला दिए। कितने टाइप के सॉल्वेंट आपके पास? दो, पोलर और नॉन पोलर। हम नॉन पोलर इसलिए नहीं लेते क्योंकि हमारे RX में क्या होती है? पोलरिटी। कार्बन हेलोजन बॉन्ड पोलर है कि नहीं है? तो आप नॉन पोलर सॉल्वेंट नहीं लेंगे क्योंकि उसमें आपके अल्काइल हैलाइड सोल्यूबल नहीं होंगे। हट गए तो ऑप्शन में से, क्योंकि आपके सॉल्वेंट में रिएक्टेंट सोल्यूबल होने चाहिए। अब पोलर में दो बचे, पोलर प्रोटिक और पोलर प्रोटिक में न्यूक्लियोफाइल निपट जाएगा, तो फिर कौन सा लेंगे? पोलर एप्रोटिक। लिखेंगे नेक्स्ट, इफ न्यूक्लियोफाइल इज नेगेटिवली चार्ज्ड, if nucleophile is negatively charged, if nucleophile is negatively charged, then polar aprotic solvent is suitable. If nucleophile is negatively charged, if nucleophile is negatively charged, then polar aprotic solvent is suitable. Then polar aprotic solvent is suitable for SN2 reaction. Then polar aprotic solvent is suitable for SN2 reaction. एक बार बताओ, पोलर एप्रोटिक के नीचे ऐसे लाइन करके कौन कौन से हैं पोलर एप्रोटिक? एसीटोन। क्लियर? बिल्कुल सही। ईथर, ईथर्स हो सकते हैं। और कौन है? DMF। और कौन है? DMSO। और एक बार रुको और सुनो, जिनकी भी शॉर्ट फॉर्म है वो SN2 के सॉल्वेंट होते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म वाले किसके सॉल्वेंट होते हैं? SN2। तो सॉल्वेंट खत्म हो गया है, यानी कि रिएक्शन का रेट सॉल्वेंट पर भी डिपेंड करेगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मतलब नेक्स्ट नंबर 3 हमारे सामने रहेगा, फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी। क्लियर? समझेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है भैया। ये फैक्टर्स आते रहेंगे थ्योरेटिकल स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस में। आप थोड़ा सा मुझे SN2 के बारे में आइडिया दीजिए। मान लीजिए हमारे सामने RX है और रिएक्शन किसके साथ करवा रहे हो? इसकी न्यूक्लियोफाइल के साथ। मैकेनिज्म कौन सा ले जाना है? SN2। तो SN2 में लिविंग ग्रुप को खुद कौन बाहर निकालता है? न्यूक्लियोफाइल। पक्का? तो न्यूक्लियोफाइल करता है इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड तोड़कर निकलता है खटैक। सो इट इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। क्या मैं सही कह रहा हूं? एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस कर देता है, देयर इज नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन। यही इसका कौन सा स्टेप होता है? स्लो स्टेप, RDS। बिल्कुल सही बोला है,
स्लो स्टेप बोल दीजिए बेटा, आरडीएस बोल दीजिए। अगर मैं इसका रेट लो एक्सप्रेशन लिखना चाहूं, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, जिसे आप रेट कांस्टेंट कहते हैं। क्लियर? तो क्या आएगा? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल रेज टू पावर 1 एंड मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आरएक्स रेज टू पावर 1। तो ये सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है कि नहीं करता है? अब इंपॉर्टेंट बात यह है, क्या SN2 रिएक्शन का रेट न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा या नहीं करेगा? बताइए, क्या रेट लो एक्सप्रेशन में न्यूक्लियोफाइल आया है? तो जो रेट लो एक्सप्रेशन में आएगा उसकी कंसंट्रेशन पर तो रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो SN2 रिएक्शन का जो रेट है वो न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन एज वेल एज इट्स आइडेंटिटी, मतलब न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस पर भी डिपेंड करता है। क्योंकि अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन को फास्ट ले जाएगा, और घटिया न्यूक्लियोफाइल होगा तो रिएक्शन को स्लो। तो ये छापेंगे, उसके बाद मैं बोलूंगा। बार बार बताया जा रहा है SN2 इज ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। उस कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है जिस पर लीविंग ग्रुप जुड़ा होता है। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। तो 2 दिन की छुट्टियों में आपके लिए होमवर्क यही रहेगा कि वापस से आप हाइड्रोकार्बन के क्वेश्चंस को सॉल्व कर डालें, और जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं बनते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से इंडिकेट करके रखें। जो पहली बार में नहीं बने थे उनको जरूर करना है, बिना थ्योरी पढ़ के करना है इस बार। ठीक है? पता चलेगा कि जो क्वेश्चन हमसे बन गए थे समझ में नहीं आ रहे हैं, और थ्योरी पढ़ के करोगे तो सारे फिर बन जाएंगे। लिखेंगे, since nucleophile is involved in rate law expression, since nucleophile is involved in rate law expression, since nucleophile is involved in rate law expression, rate law expression में nucleophile आया है कि नहीं आया है? Since nucleophile is involved in rate law expression, hence rate of reaction, hence rate of reaction depends upon concentration of nucleophile. Hence rate of reaction depends upon concentration of nucleophile and its nucleophilicity, ब्रैकेट में लिखोगे आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अब 2 चीजें हैं, बताओ न्यूक्लियोफाइल क्या करता है रिएक्शन में? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है, और बेस भी क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स शेयर करता है। तो कई बार अपने को कंफ्यूजन आता है कि सर ये न्यूक्लियोफाइल वही है जो बेस हुआ करता है, इनऑर्गेनिक में हम जिसको क्या बोलते हैं? बेस। तो 99% में हाँ वही है। जो आपका अच्छा बेस होता है वो नॉर्मली एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। चलिए पहले इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्लियर करते हैं। एक बात बताओ मुझे, क्या SN2 रिएक्शन कभी फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर सकती है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को दिमाग पे थोड़ा जोर डालिए मेरे भाई। यस, इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस, अगर मान लीजिए मैं न्यूक्लियोफाइल इतना ज्यादा ले लूं तो उसकी रिएक्शन पर फिर फर्क नहीं पड़ेगा। मान लो मैं सॉल्वेंट को न्यूक्लियोफाइल बना दूं, तो सॉल्वेंट किस में होता है? एक्सेस में। तो फिर इसकी कंसंट्रेशन से इंडिपेंडेंट हो जाएगा रेट। तो रिएक्शन फॉलो करेगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर। किसको फॉलो करेगी? तो SN2 रिएक्शन भी सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो सकती है इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन एक्सेस। या तो न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस में ले लो या आरएक्स को एक्सेस में ले लो, सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगी। क्लियर? चलिए तो अब हम समझते हैं, हमारे सामने है OH माइनस। अगर इसकी रिएक्शन करवाई जाए और ये H प्लस को अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? शेयर। इसने अपना लोन पेयर जो है वो किसको दिया है? H प्लस को। तो किसकी फॉर्मेशन हो गई है? H2। हालांकि फ्री H प्लस का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, बट समझाने के लिए। ठीक है? तो इस कंडीशन पर बेटा हम इसे क्या बोलेंगे? बेस। जब भी कोई अपना लोन पेयर H प्लस के साथ शेयर करता है, H प्लस बोले तो प्रोटॉन, H प्लस बोले तो प्रोटॉन, अगर प्रोटॉन के साथ शेयर करता है तो उसे हम बेस कहते हैं। वही OH माइनस आप देखना दोनों में सेम है,
वही OH माइनस यहां हम रिएक्शन करवा रहे हैं CH3Br के साथ। किसके साथ? CH3Br के साथ। अब ध्यान से सुनना, आप जानते हैं यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन्स किसको देगा? कार्बन को। और ये बॉन्ड टूट जाएगा, लिविंग ग्रुप यहां से हट जाएगा। तो बताइए दोनों में ही उसने इलेक्ट्रॉन सप्लाई किए हैं, दोनों में ही क्या किए हैं? इलेक्ट्रॉन सप्लाई। पहले में इलेक्ट्रॉन H प्लस को दिया तो हमने इसको क्या बोला? बेस। और यहां इलेक्ट्रॉन किसको दे रहा है? कार्बन। तो हम इसको क्या बोल देंगे? न्यूक्लियोफाइल। एक बेसिक डिफरेंस ये होता है कि जब कोई अपने लोन पेयर कार्बन को देता है तो उसे हम न्यूक्लियोफाइल कह देते हैं, और जब कोई अपना लोन पेयर किसको देता है? प्रोटॉन को, तो हम उसे क्या कह देते हैं? बेस। ये एक बेसिक डिफरेंस। क्लियर? क्या सर इनमें फर्क पड़ता है कि कोई अच्छा बेस अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है या नहीं होता है? बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। न्यूक्लियोफिलिसिटी को ही मैं लगभग 1.5 घंटे पढ़ा सकता हूँ, बट इंपॉर्टेंट क्या है? क्या वो आपके काम का है? नहीं, क्योंकि इतना डिटेल डिस्कशन एनसीईआरटी ने कहीं किया ही नहीं है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि मुझे कितना आता है, इंपॉर्टेंट ये है कि नीट में कितना आता है, नीट हमसे कितना पूछेगा। तो नीट इस पर बहुत ज्यादा बातें नहीं करता है। नॉर्मली एक अच्छा बेस एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, ये बात सही होती है नॉर्मली। देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस और हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात करें, कई बार कंपेयर करवाएगा। देखिए अगर हमसे पूछता है न्यूक्लियोफिलिसिटी कि भाई न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताइए, हालांकि ये टर्म हम पहले भी इस्तेमाल में ले चुके हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, यानी कि कौन अच्छा है कौन घटिया है। जब हमसे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पूछेगा तो ये पूछ रहा है कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल और कौन घटिया न्यूक्लियोफाइल है। तो किन किन फैक्टर्स हैं जिन पर न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, हम उसको डिस्कस करेंगे। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूं, मैं बहुत चीजें नहीं बता रहा हूं। मैं पहले खुद बताया करता था, अब बताना बंद कर दिया है। कारण क्योंकि एनटीए जो है सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी बेस्ड पूछ रहे हैं, और एनसीईआरटी में इसमें कोई खास बातें नहीं की हुई है। तो हम भी उतना ही पढ़ेंगे जितना हमसे पूछा जा सकता है। इसको निपटाएंगे, आगे बढ़ेंगे। न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक स्ट्रेंथ, यानी कि जब भी आपसे पूछे न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, तो आपको बताना है कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है और कौन घटिया। अगर कोई अपने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को देता है तो हम उसे बेस बोल देते हैं, और जब कोई कार्बन को देगा तो उसी को क्या बोल देते हैं? न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। एनी स्पीसीज विच शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स इन ए केमिकल रिएक्शन इज न्यूक्लियोफाइल। कोई भी ऐसी स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है रिएक्शन में, न्यूक्लियोफाइल कहलाता है। निपटा दिया है। चलिए हम इसके अंदर जो पढ़ने वाले हैं वो 3 पॉइंट पढ़ेंगे। कितने पॉइंट पढ़ेंगे? बॉर्डर लाइन बना लेना, जो पढ़ा रहा हूं उससे ज्यादा नहीं पढ़ना है, पढ़ना ही नहीं है। तुम्हें कभी क्रॉस चेक करना हो कि उन सर ने पढ़ा दिया इन्होंने नहीं पढ़ाया, तो मुझसे आके पूछना जरूर एक बार। ये मैं चाहता हूं जितना बताया होगा उससे 2 कदम आगे ले जाके छोड़ूंगा आपको, लेकिन पढ़ाऊंगा वही जो नीट में आ सकता है। क्योंकि जब खत्म हो जाएगा ना सिलेबस, उसके बाद तुम ही घूमते फिरोगे इंपॉर्टेंट टिक कर दो। तो पहले वही पढ़ो जो आपसे पूछा जा रहा है। यहां पर हम जो है 3 बातें करेंगे। पहला पॉइंट न्यूक्लियोफिलिसिटी को लेकर लिखेंगे। देखिए पहला पॉइंट, ए नेगेटिवली चार्ज्ड न्यूक्लियोफाइल, a negatively charged nucleophile, a negatively charged nucleophile, a negatively charged nucleophile, always a better nucleophile, always a better nucleophile than its conjugate acid. A negatively charged nucleophile is always a better nucleophile than its conjugate acid. यानी कि एक तो नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल है, एक उसका क्या है? कॉन्जुगेट एसिड। अगर हमसे पूछे कि कौन सा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो नेगेटिवली चार्ज। देखो क्या कहना चाह रहा है, लैंग्वेज में क्या लिखा है। एक आपके सामने है OH माइनस और एक आपके सामने है वाटर। आप जानते हैं ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल है, बिकॉज दोनों में ही ऑक्सीजन पर क्या है? लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट।
जानते हैं, ये आपका नेगेटिवली चार्ज है और ये इसका कॉन्जुगेट एसिड है। तो एक तो नेगेटिवली चार्ज हो, एक उसका कॉन्जुगेट एसिड हो। तो ये कह रहा है कि जो नेगेटिवली चार्ज रहेगा वो अपने कॉन्जुगेट एसिड से हमेशा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। जाहिर सी बात है, एनायन इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल बनेगा और न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन देकर चार्ज ले लेगा। तो एनायन की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी क्या होती है? ज्यादा। अगर मैं आपसे बेसिक स्ट्रेंथ पूछूं तो भी आप यही कहोगे, OH माइनस इज बेटर बेस एज कंपेयर टू वाटर। तो जाहिर सी बात है, जो अच्छा बेस होता है नॉर्मली वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। फिर अगर अपन बात करें, मान लीजिए हमारे सामने है CH3O माइनस और हमारे सामने है CH3OH। आप जानते हैं ये दोनों ही न्यूक्लियोफाइल हैं, बिकॉज ऑक्सीजन हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। एक नेगेटिवली चार्ज और एक न्यूट्रल है। तो नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन सा रहेगा? नेगेटिवली चार्ज। ये समझाने की कोशिश करें। एक हमारे सामने आ जाए SH माइनस, तो आप जानते हैं SH माइनस में भी सल्फर पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। और एक हमारे सामने आ जाए H2S, यहां सल्फर पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। तो बोले दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है? तो दोनों में से बेटर न्यूक्लियोफाइल SH माइनस है। ये कहना चाह रहा है कि अच्छा बेस ये अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। फिर आपके सामने आ जाए NH2 माइनस। आप जानते हैं NH2 माइनस में नाइट्रोजन पर दो लोन पेयर होते हैं विद कंप्लीट ऑक्टेट। और फिर आ जाए आपके सामने अमोनिया। अमोनिया इज अ न्यूक्लियोफाइल बिकॉज इट हैज लोन पेयर विद कंप्लीट ऑक्टेट। देन विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? NH2 माइनस। ये समझा रहा है कि एक एनायन है, उसका कॉन्जुगेट एसिड है, तो एनायन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है। फिर आपके सामने आ जाए CH3COO माइनस। क्लियर? यहां पर आप जानते हैं ऑक्सीजन पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। और फिर हमारे सामने आ जाए CH3COOH। अगर पूछें इन दोनों में से विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, तो दिस वन इज ए बेटर न्यूक्लियोफाइल। तो आपसे ऑर्डर पूछ लेगा कि न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताओ, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। तो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा क्वेश्चन? छापिए, आगे बढ़े। जल्दी जल्दी निपटा देंगे मेरे भाई। एक मैंने ग्रुप पे PDF शेयर किया है, उसको एल्केन के बाद जो पेज छोड़ा है वहां लिखना है भाई। ठीक है, आराम से लिख लेंगे। अभी आपको छुट्टियां मिलेंगी, उसके बाद मैं बता दूंगा, क्योंकि फिर एनसीईआरटी की कोई ऐसी बात बचेगी नहीं जो आपको एनसीईआरटी उठा के पढ़नी पड़ेगी। अगर आप अपनी नोटबुक को भी ईमानदारी से पढ़ते रहोगे तो मामला सुलझ जाएगा। मतलब निपटा देंगे अपन, सुलझ जाएगा में पहला यही इंडिकेशन आता है कि हम सुलझ जाएंगे, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है सर। निपटा दिया है। ये पहला पॉइंट था, ये सेकंड पॉइंट आएगा। मतलब एक प्रकार से आप बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर कर रहे हो। सेकंड पॉइंट, अब निपटा दिया है क्या? लिखिए, इफ डोनर एटम इज सेम, if donor atom is same or belongs to the same period, if donor atom is same or belongs to the same period, if donor atom is same or belongs to the same period, then nucleophilicity, then nucleophilicity, then nucleophilicity is approximately same, then nucleophilicity is approximately same as basicity, then nucleophilicity is approximately same as basicity। हिंदी में क्या कह रहा है कि डोनर एटम सेम हो, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, या एक ही पीरियड को बिलोंग कर रहा हो, तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। खत्म हो गई कहानी। और एनायंस के केस में, क्योंकि पीछे की बात याद आ जाए बहुत कम चांसेस है। पहली बात तो मुझे ऐसी कोई बात करनी ही नहीं चाहिए कि मैं कोई पीछे की बात पूछूं। इसका मतलब मैं कुछ नहीं सीखा आपसे 3-4 महीने में। अगर हम बेसिक स्ट्रेंथ की बात करना चाहें, किसकी बात करना चाहें? बेसिक स्ट्रेंथ। तो बताइए, बेसिक स्ट्रेंथ अगर हम एनायन की देखते हैं तो मैंने एक ही पॉइंट बताया था, बेसिक स्ट्रेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जो एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना ही लेस बेसिक होगा। तो ये रहेगा स्टेबिलिटी ऑफ एनायन।
ये पॉइंट हम जीओसी में कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं? तो ये पॉइंट बार बार आपके सामने आते रहेंगे। एक प्रकार से आपको बेसिक स्ट्रेंथ ही कंपेयर करनी है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने क्या आ रहा है। आपको दिया हुआ है CH3 माइनस, आपको दिया हुआ है NH2 माइनस। पहले मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे। आपको दिया हुआ है OH माइनस और आपको दिया हुआ है F माइनस। सबसे पहले समझिए सारे के सारे न्यूक्लियोफाइल्स हैं। क्लियर? मैंने आपको बोला था सेकेंड पीरियड पर लो अगर नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब कंप्लीट ऑक्टेट है उसका। क्लियर? तो यहां पर कितना लोन पेयर है? एक। नाइट्रोजन जब दो बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? दो। ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाता है तो कितने लोन पेयर रखता है? तीन। पक्का? और इसमें कितने लोन पेयर हैं? चार। अब तो आप आईओसी पढ़ चुके हैं तो ये बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। मतलब सभी पर लोन पेयर है विद कंप्लीट ऑक्टेट। ये सब न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकते हैं। पॉइंट ये कह रहा है अगर डोनर एटम सेम हो, तो डोनर एटम तो सेम नहीं है इसमें। यहां इलेक्ट्रॉन कौन देगा बेटा? कार्बन। यहां कौन देगा? नाइट्रोजन। यहां कौन देगा? ऑक्सीजन। और यहां कौन देगा? फ्लोरीन। तो डोनर एटम तो सेम नहीं है। और भी लिखा है फिर, और बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। क्या कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक ही पीरियड के एटम है? तो ये कह रहा है जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल, ये कहना चाह रहा है। क्लियर? तो आप बताइए सबसे अच्छा बेस कौन सा रहेगा? वहां से देखो बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। तो एक पीरियड के अंदर क्या चलता है? En, और इसकी एन सबसे ज्यादा, तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। और ये सबसे ज्यादा स्टेबल है तो सबसे कम बेसिक होगा। क्लियर? यानी कि अगर हमसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछा जाए तो यही आएगा कि नहीं आएगा? वो नहीं समझ रहे तो ऐसे समझो, इसकी एन कम है आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, उसकी एन ज्यादा है तो मुश्किल से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये ऑर्डर किसका निकल कर आया आपके सामने? बेसिक स्ट्रेंथ निकल कर आया है कि नहीं निकल कर आया है? बोलता है बेसिक स्ट्रेंथ बोल दो या इसी को क्या बोल दो? न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक ही जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? चलिए और देखते हैं और कंपेयर करने की कोशिश करते हैं। हमारे सामने दिया हुआ है यहां पर CH3 CH2O माइनस। ठीक है? उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहां पर हमारे सामने है OH माइनस। उसके बाद अगर अपन बात करें तो हमारे सामने दिया हुआ है फिनॉक्साइड आयन। चोरी छिपे छापने की पहले कोशिश किया करो ना, ये बहुत जरूरी है। नोट्स ही तो बनाने आए हैं इस साल अपन, अभी तक तो पता भी चल चुका होगा कि वास्तव में ही क्या बनाने हैं? नोट्स। ये हमारे सामने दिए हुए हैं और हमें इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्कस करनी है। इस बार आप देख पा रहे होंगे डोनर एटम कौन है? 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 तो पॉइंट क्या कहता है? इफ डोनर एटम इज सेम और बिलोंग्स टू द सेम पीरियड, तो अच्छा बेस ही अच्छा। तो इस बार तो डोनर एटम क्या है? सेम। तो पहले यहां तक आओ, यहां तक पहले आप कंपेयर करो इनकी बेसिक स्ट्रेंथ। बताओ इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? एनायंस में कौन से वाला? फोर्थ वाला, नेगेटिव टू नेगेटिव। क्लियर? इक्विवेलेंट रेजोनेंस। यहां मैटर नहीं करता कितने पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस है। क्लियर? तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये, उसके बाद ये, क्योंकि इसमें रेजोनेंस तो है, इन दोनों में तो रेजोनेंस ही। ऊपर से इसका प्लस आई इसको डिस्टेबलाइज और करे, तो सबसे अनस्टेबल एनायन ये, तो सबसे अच्छा बेस यही है। पक्का? उसके बाद ये, क्योंकि आप देखिए बेसिक स्ट्रेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। उसके बाद ये, आगे बात समझ में? अब देखो ये सारे के सारे कैसे हैं? नेगेटिवली चार्ज, और वो कैसा है? न्यूट्रल। तो बताइए एनायन अच्छा बेस होता है कि न्यूट्रल? एनायन आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। तो ये किसका ऑर्डर निकल कर आ गया है? बेसिसिटी का। बेसिक स्ट्रेंथ बोल दीजिए या क्या बोल दीजिए? बेसिसिटी। और यही किसका ऑर्डर है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। हाँ या ना? छापिए, आगे बढ़ो। यानी कि कुछ नहीं है, बेसिक स्ट्रेंथ रिवाइज करवा रहा हूं। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई।
निपटा दिया है क्या? तो अभी तक तो शायद कोई दिक्कत नहीं आई होगी, आने भी नहीं चाहिए। फर्स्ट सेकंड पॉइंट से क्वेश्चन पूछा भी नहीं जाता। क्वेश्चन कौन से पॉइंट से आएगा? थर्ड पॉइंट से, और वही रायता फैलेगा। क्लियर? निपटा दिया है क्या? अगर आपसे कोई पूछे अमोनिया और वाटर में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, अमोनिया और वाटर में से कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, यही है क्या? पहले आप इसको अच्छा बेस बोलते थे, आज अच्छा न्यूक्लियोफाइल, क्या फर्क पड़ गया इससे? निपटा दिया है। चलिए अब आएगा पॉइंट नंबर थर्ड और द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन बना तो कहां से बनेगा? थर्ड पॉइंट से। नीट में आने वाले क्वेश्चन के ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं थर्ड पॉइंट से बनेगा। लिखिए पॉइंट नंबर थर्ड। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीजेस, down the group nucleophilicity decreases in polar aprotic solvent, in polar aprotic solvent, underline the word polar aprotic. Down the group nucleophilicity decreases in polar aprotic solvent, underline the word polar aprotic. इसी में सेकंड पॉइंट लिखेंगे अलग लाइन में, थर्ड का ही दूसरा आ रहा है, मतलब अलग से लिखना है इसको अगली लाइन में। डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस, डाउन द ग्रुप न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीजेस इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। क्लियर? चलिए रुकिए और ध्यान से पढ़िए। एक में तो कह रहा है कि नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, और एक में कह रहा है न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, और दोनों में फर्क किसका है? सॉल्वेंट का। एक में सॉल्वेंट जो आपका पोलर एप्रोटिक है और एक में पोलर प्रोटिक है, यानी कि जब अलग अलग पीरियड्स की बात हो रही होगी, अलग अलग पीरियड की बात जब आप कर रहे होंगे, तो आपको सॉल्वेंट को देखकर आंसर देना है। क्लियर? और सॉल्वेंट अगर नहीं दिया हुआ है तो आपको बोलना है नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी, नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन। तो सेकंड जो पॉइंट लिखा उसके ब्रैकेट में लिख लो, इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन, यही आंसर देना है अगर सॉल्वेंट मेंशन भी नहीं है तो। इफ सॉल्वेंट इज नॉट मेंशन, अगर सॉल्वेंट हमें नहीं दिया तो हम क्या बोलेंगे? नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। पक्का? चलिए समझते हैं पहले इस लाइन को बहुत आराम से ना, जहां भी दिक्कत आए आप बिंदास मुझसे पूछ सकते हैं। एफ माइनस हमारे सामने है, सी एल माइनस हमारे सामने है, बी आर माइनस हमारे सामने है, और आई माइनस हमारे सामने। क्लियर? मैं सबसे पहले आपसे इनका बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर जानना चाहता हूं। बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताइए, व्हाट शुड बी द बेसिक स्ट्रेंथ ऑर्डर? ए भांग पी के आए हो क्या? बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताओ। सबसे अच्छा बेस कौन है? एफ माइनस। कुंडली करके बैठा है ईएन, ये अलग अलग पीरियड के हैं, साइज डिसाइडिंग फैक्टर है। क्लियर? तो सबसे कम स्टेबल एफ माइनस है और सबसे ज्यादा स्टेबल आई माइनस, और जो जितना ज्यादा स्टेबल वो उतना ही घटिया बेस। क्लियर? तो एफ माइनस, फिर सीएल माइनस, देन बी आर माइनस, देन आई माइनस। अगर जो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर है अगर वही न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आ जाए तो शायद हमें कोई बेचैनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली जो अच्छा बेस होता है वही अच्छा इलेक्ट्रॉनिक तो देने और दोनों को ही। क्लियर? तो अगर हम पूछे आपसे बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, ये हमारे सामने दिया हुआ है, ध्यान से सुनते रहना ना, समझाऊंगा फिर इसको। अगर मैं बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर पूछ रहा हूं, सॉरी न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर, यहां पर मैं पूछ रहा हूं न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट।
सबसे पहले तो मुझे पोलर एप्रोटिक कुछ सॉल्वेंट बता दो। पोलर एप्रोटिक फेमस हमारे पास जैसे डीएमएफ एंड डीएमएसओ, और भी है लेकिन यही ज्यादातर आपसे पूछे जाएंगे। तो ऑर्डर ये आता है, बताइए पोलर एप्रोटिक में आपने क्या बताया है, नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी कम होगी, ये लिखा आपने, देखो। तो इसमें तो कोई मेरे हिसाब से आपको सरप्राइजिंग थिंग नहीं लगनी चाहिए कि जो अच्छा बेस है वही अच्छा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, ये तो बिल्कुल जैसा हम सोच रहे थे वैसा ही चल रहा है। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर पलटी मारेगा, किसमें, पोलर प्रोटिक में। और सर वो हमें समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों हुआ। अब जो बातें चल रही हैं वो चल रही है न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन पोलर प्रोटिक, इन पोलर प्रोटिक। पहले मुझे कुछ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट बता दो, कौन कौन से सॉल्वेंट हैं जो कि पोलर प्रोटिक होते हैं। देखिए एक तो आपका क्या हो गया, वाटर, और एक आपके सामने अल्कोहल भी पोलर प्रोटिक होता है, जैसे कि इथेनॉल। तो इसमें जो न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर आता है वो कुछ इस प्रकार से, यहां मामला पलट गया है। ऊपर वाला तो सर समझ में आ गया, लेकिन नीचे वाले पर ऐसा क्यों हुआ ये हमें समझ में, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ध्यान से सुनेंगे, बाद में छापेंगे, पहले चीजों को ध्यान से सुना करो। यानी कि यहां पर पूरा जो खेला है वो किसका है, सॉल्वेंट का। ये पोलर प्रोटिक है और यहां पर पोलर एप्रोटिक है। पूरा रायता जो है वो इस सॉल्वेंट ने ही फैलाया है। चलिए समझते हैं। मान लीजिए अगर अपन बात करना चाहें, ये हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है और सॉल्वेंट के तौर पर हम क्या ले लेते हैं, वाटर। आप बताइए वाटर कैसा सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक। ये हमारे सामने वाटर सॉल्वेंट के तौर पर लिया हुआ है। अगर आप किसी रिएक्शन को, अगर आप किसी रिएक्शन को किस में करवा रहे हैं, वाटर के अंदर करवा रहे हैं, तो आप बताइए इसमें हमारे सामने कौन रहेगा, F माइनस, एक कौन रहेगा हमारे सामने, Cl माइनस, एक कौन रहेगा, Br माइनस, और एक हमारे सामने कौन रहेगा, I माइनस। आप जानते हैं कि जो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है वो एनायन का क्या करेगा, सॉल्वेशन। मैं आपसे दो क्वेश्चन पूछूंगा, सोच समझ के जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 1, F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, I माइनस का रेडियस का ऑर्डर बताइए। आयनिक रेडियस क्या रहेगी इसमें, रेडियस का ऑर्डर, सबसे बड़ी साइज किसकी है, I माइनस, फिर Br माइनस, ClF, बिल्कुल सही। दूसरा आंसर दिए, हाइड्रेटेड रेडियस, हाइड्रेटेड रेडियस F माइनस। आप जानते हैं ना, जैसे ही आपका नेगेटिवली चार्ज आयन यानी कि एनायन वाटर के अंदर जाएगा तो इसको चारों तरफ से घेर लेगा। कौन घेरेगा, वाटर। वाटर के पास दोनों पोल होते हैं, पॉजिटिव वाले भी और नेगेटिव वाले भी। इस प्रकार से इसका सॉल्वेशन करेगा, इस प्रकार से इसका क्या करेगा मेरे भाई, सॉल्वेशन। क्या ये बातें आपको समझ में आ रही है। और सॉल्वेशन किसका ज्यादा होगा, इसी को ही तो आप हाइड्रेटेड रेडियस बोलते हैं। तो सॉल्वेशन उसका ज्यादा होगा जिसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए सॉल्वेशन का यानी कि हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर, तो सॉल्वेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। क्या मैं सही कह रहा हूं, ये हमारे सामने रहेगा। और अगर अपन बात करना चाहें तो ये भी कह सकते हैं कि सॉल्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। अगर आपका चार्ज फिक्स है तो जो साइज में लार्ज होगा उसका सॉल्वेशन क्या होगा, कम, और जो साइज में स्मॉल होगा उसका सॉल्वेशन क्या होगा। बात सही कि नहीं, समझो इसको वापस आके। ये देखो सभी पे चार्ज क्या है, सेम, लेकिन साइज सबसे ज्यादा किसकी है, I माइनस, तो चार्ज डेंसिटी सबसे कम इसकी होगी। और माइनस तो इस पर भी उतना ही है, लेकिन इसकी साइज क्या है, कम, तो यहाँ चार्ज ज्यादा कंसंट्रेटेड है, तो इसका सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा। मतलब अगर हम बात करना चाहें वाटर मॉलिक्यूल्स इसको चारों तरफ से घेरें, तो बताइए वाटर मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा किसको घेरेंगे, F माइनस। उसके बाद किसको घेरेंगे, Cl माइनस को, पक्का। उसके बाद बताइए किसको घेरेंगे, Br माइनस को, और सबसे कम किसको घेरेंगे, I माइनस को। अब आप बताइए SN2 रिएक्शन में पूरा रोल किसका होता है, न्यूक्लियोफाइल का। और आपके न्यूक्लियोफाइल का तो क्या हो गया है, सॉल्वेशन। अगर सॉल्वेशन पूछे सबसे ज्यादा किसका हुआ है, F माइनस, तो F माइनस सबसे कम फ्री रहेगा रिएक्शन करने के लिए, और I माइनस सबसे ज्यादा। आप जानते हैं ना, अगर F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस और I माइनस का मैं वाटर में मोबिलिटी पूछूं,
तो सबसे फास्ट कौन सा मूव करेगा? आई माइनस। जो आपकी हाइड्रेटेड रेडियस का ऑर्डर आता है उससे उल्टा मोबिलिटी का ऑर्डर होता है। इसका मतलब सबसे फ्री कौन रहेगा रिएक्शन करने के लिए? आई माइनस। पक्का? तो बताइए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन होगा? माना कि F माइनस बहुत अच्छा बेस है, लेकिन ये रिएक्शन ही नहीं कर पा रहा बेचारा। जब रिएक्शन करने के लिए इसको टकराना पड़ेगा, और टकराने के लिए इसको वाटर से फ्री होना पड़ेगा, और ये फ्री हो नहीं पाएगा। इसका मतलब अगर हमसे पूछता है न्यूक्लियोफिलिसिटी, क्या पूछता है? न्यूक्लियोफिलिसिटी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी का अगर मैं सॉल्वेशन के साथ लिंक लेकर आऊं, तो सॉल्वेशन ज्यादा तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा, या सॉल्वेशन कम तब न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा? तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये हमारे सामने मेन पॉइंट निकल कर आ गया है कि जिस आयन का सॉल्वेशन ज्यादा होगा उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? कम। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? अब सर ऐसा पोलर अप्रोटिक में क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि पोलर अप्रोटिक एनायन का सॉल्वेशन करता है नहीं, तो उसमें तो सारे के सारे फ्री हैं, और जब सारे फ्री हैं तो F माइनस अच्छा बेस आपका आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो जब सॉल्वेंट मेंशन्ड हो तो आपको सोच समझकर आंसर देना है, और जब सॉल्वेंट मेंशन्ड ना हो और बातें किस में हो रही हो? एक ग्रुप में, तो नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ानी है। आगे बात समझ में? छापेंगे, आगे बढ़ो। इसकी एक एमओटी अप्रोच भी होती है, लेकिन हमें वहां जाने की जरूरत नहीं। यानी कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर जो जिस पर चार्ज है उसकी साइज ज्यादा होगी तो वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, क्योंकि उसका सॉल्वेशन क्या होगा? कम। पोलर एप्रोटिक में तो जो अच्छा बेस है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल। निपटा दिए हो क्या? जल्दी जल्दी निपटाएंगे। सेम थिंग कैन बी एक्सप्लेन्ड विद एमओटी, होमो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिट। आई माइनस के जो होमो होता है वो हाइयर एनर्जी का होता है, तो वहां से इलेक्ट्रॉन्स दे पाना आसान रहता है। बट अपने को ये सब सोचने की जरूरत, इनफैक्ट जितना पढ़ा रहा हूं ना ये भी नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी में, ये सच्चाई है। लेकिन आप क्या चाहते हैं कि इससे भी और पढ़ाया, अपने आप को लिमिट करना सीखो। सिलेक्शन लाना है तो मैं डे वन से आपको एक पॉइंट कह रहा हूं, फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। फॉर सिलेक्शन बी सेलेक्टिव। बी सेलेक्टिव का मतलब वही पढ़िए जो पूछा जाता है। ये पॉइंट पहले नहीं बोला है? बढ़िया है, ये भी कॉपी हो जाए कुछ दिनों में। सेलेक्टिव दोनों तरीकों से आना पड़ेगा, टीचर को लेकर भी और कंटेंट को लेकर भी। क्या हो गया बिहार वॉइस? उनका कई देर बाद में नाम आया है ना उनका। कल उनका नागिन डांस करेंगे क्या? तो फिर मुझे बताओ कब करना है? नागिन डांस करने से ही अगर सिलेबस खत्म होता है तो डे वन पर ही करके निकल जाएंगे हम तो। बढ़िया रहेगा ये। अन अकेडमी फिर तो बोलेगा कि क्या दिक्कत है, फिर तो नागी डांस तो हम किसी से भी करवा लेंगे, और हमसे भी बेटर करने वाले मिल जाएंगे। अभी हम करेंगे, पेपर के बाद बेटा तुम करोगे आंगन में, और घर वाले ऐसा सांप बनाएंगे ना तुमको, याद रखोगे।
मामला एकदम बदल गया है। कोचिंग इंडस्ट्री भी फिल्म इंडस्ट्री की तरह तीन ही चीजों पे टिकी हुई है, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट और एंटरटेनमेंट। बस मोटिवेशन तो ऐड की तरह आते हैं। जैसे आप मूवी देखते हो तो बीच बीच में ऐड नहीं आते हैं, ऐसे मोटिवेशन सारी टाइम टू टाइम लानी पड़ती है। बहुत मतलब मुश्किल हो गया है वास्तव में पढ़ाना आजकल, बहुत मुश्किल हो गया है। नहीं, पढ़ना मुश्किल नहीं है, सोचो उनको पढ़ाना जो पढ़ना ही नहीं चाहते, कितना मुश्किल टास्क है। चलिए आगे बढ़े। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्वेशन। सॉल्वेशन उसका ज्यादा होगा विच विल बी स्मॉल इन साइज, और जो साइज में लार्ज रहेगा उसका सॉल्वेशन क्या होगा, कम। लेकिन देख लेना कि सॉल्वेंट कैसा दिया है, क्या पता सॉल्वेशन वो करता ही ना हो और हम फालतू में कुछ और आंसर देकर आ जाए। आपको बताना है, यहां पर आपके सामने दिया हुआ है RO माइनस और RS माइनस। क्लियर। न्यूक्लियोफिलिसिटी हम बात करेंगे, न्यूक्लियोफिलिसिटी, न्यूक्लियोफिलिसिटी इन, या तो आपको बताना है वाटर या फिर आपको बताना है इथेनॉल। और आप जानते हैं दोनों ही कैसे सॉल्वेंट हैं, पोलर प्रोटेन। तो आप डिसाइड करेंगे क्या आंसर आप लोगों के सामने आना चाहिए, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल रहेगा और कौन घटिया न्यूक्लियोफाइल रहेगा। बताइए पहले वाले में क्या रहेगा, इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या रहेगी, ज्यादा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो ऑक्सीजन का सॉल्वेशन क्या होगा, ज्यादा, और सल्फर का सॉल्वेशन क्या होगा, कम, ड्यू टू चार्ज डेंसिटी डिफरेंस। इसमें बताइए ये रहेगा क्या, क्योंकि इधर जाने पर चार्ज डेंसिटी कम तो सॉल्वेशन कम, और सॉल्वेशन कम तो न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा। इनमें बताइए सेम रहेगा क्या, यस ये रहेगा हमारा। नेक्स्ट में बताइए न्यूक्लियोफिलिसिटी नीचे जाने पर बढ़ेगी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, इसमें बताइए यही रहेगा। जैसे आपके नेगेटिवली चार्ज चार्ज का सॉल्वेशन होता है वैसे ही लोन पेयर का भी होता है। क्लियर। तो ये हमारे सामने न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऑर्डर रहेंगे। फिर अब एक क्वेश्चन आपको करके बताना है। आपको दिया हुआ है CH3S माइनस, उसके बाद दिया हुआ है CH3COO माइनस, उसके बाद दिया हुआ है यहां पर CH3O माइनस नंबर थर्ड, और नंबर 4 पर दिया हुआ है CH3OH। और आपको आंसर बताना है इन वाटर। वाटर के अंदर इनका न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर बताना है। जल्दी से अपने खानदानी दिमाग को चलाएंगे, और जलील कर तो आप रहे ही, अभी रिसेंट पेपर में भी आपने जलील किया होगा। कुछ तो बहुत शाणे होते हैं, मतलब डेढ़ शाणे बोलते हैं, पेपर ही नहीं देते। कुछ तो भाई साहब ऐसे होते हैं घर वालों को मैसेज एडिट करके भेज देते हैं कि ये वो जो हमारे पास आया वो सही नहीं था, या फिर जाके नंबर चेंज करवा देंगे कि मेरे पेरेंट्स के नंबर ये है, मेरे ही नंबर मेरे पेरेंट्स के, ताकि टेस्ट नहीं दिया एब्सेंट रहा तो मैसेज मेरे तक ही पहुंचे। मतलब इससे पता चलता है कि दिमाग तो तुम्हारे पास है, नियत नहीं है, गलत डायरेक्शन में आ गए। आंसर बताइए क्या रहेगा। देखिए सबसे पहले हमारे सामने कौन है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में नीचे जाने पर न्यूक्लियोफिलिसिटी बढ़ती। क्लियर।
तो आप बताइए यहां पर कौन है, ऑक्सीजन, यहां कौन है, सॉरी सल्फर, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, पक्का। तो सबसे कम सॉल्वेशन किसका होगा, सल्फर। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल मिलेगा फर्स्ट। क्लियर। अब देखो इनमें जो डोनर एटम है वो सेम पीरियड को बिलोंग कर रहा है क्या, तो अब सॉल्वेशन का कोई फर्क नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज डेंसिटी सेम होने लगी। अब आप जानते हैं इन केस में जब डोनर एटम सेम पीरियड को बिलोंग करे या फिर सेम हो तो अच्छा बेस या अच्छा न्यूक्लियोफाइल, पक्का। तो ये दोनों तो है एनायन और ये है न्यूट्रल, तो एनायन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है एज कंपेयर टू न्यूट्रल। तो सबसे पीछे कौन चला गया, 4। अब इन दोनों में से बताओ ज्यादा स्टेबल कौन सा है, वो। तो ज्यादा स्टेबल है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी, बेसिसिटी क्या होगी, कम। तो फिर आ जाएगा थर्ड और फिर आ जाएगा सेकेंड। बताइए किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी है क्या, होनी भी नहीं चाहिए। तो दिमाग से, ठंडे दिमाग से आप सोचेंगे तो क्वेश्चन बड़ी आसानी से आपसे बने। आगे बढ़ सकता हूं। नेक्स्ट और फोर्थ फैक्टर रहेगा, मतलब थर्ड फैक्टर रहेगा जिसको आपको लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। किस पर रखना है, लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना है। मैं तो कहता हूं स्किप ही कर देना है, मेरे पढ़ाने के बाद भी उसको पढ़ना ही नहीं है। अगर आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी वाले क्वेश्चंस देखने हैं तो थर्ड पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फोर्थ लिखेंगे nucleophilicity is affected by steric factor. Nucleophilicity is affected by steric factor. अगला पॉइंट है, फोर्थ है कि थर्ड है, फोर्थ। न्यूक्लियोफिलिसिटी इज अफेक्टेड बाय स्टेरिक फैक्टर। अब आप थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए, जितना दिमाग है उतना ही आप जोर डाल सकते हैं। न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। थोड़ा सा दिमाग पर जोर डाल के बताइए, न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज और लार्ज इन साइज। लार्ज इन साइज। दिमाग से पैदल लोगों, आपको रिएक्शन करवानी है तो न्यूक्लियोफाइल को कहां पर जाकर अटैक करना है, बैक साइड अटैक। आपको बताया था कि नहीं बताया था, बैक साइड अटैक की वजह से ये टेट्राहेड्रॉन पलटेगा। तो न्यूक्लियोफाइल को यहां एंटी बॉन्डिंग पर अटैक करना है। अगर इसकी साइज बढ़ी तो फिर एंटी बॉन्डिंग पर जाना क्या हो जाएगा, मुश्किल। तो न्यूक्लियोफाइल पर स्टेरिक क्राउडिंग नहीं होनी चाहिए। या तो स्टेरिक क्राउडिंग कहां पर बढ़ी, आपके अल्फा कार्बन पर, तो भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। या फिर न्यूक्लियोफाइल में भी स्टेरिक क्राउडिंग बढ़े तो भी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, स्लो। सो योर न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज। क्लियर। जैसे अगर आपसे कंपैरिजन करवा ले न्यूक्लियोफिलिसिटी का, एक न्यूक्लियोफाइल ये है, एक न्यूक्लियोफाइल आपके सामने ये है। क्लियर। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं है, तो खोपड़ा खराब करने की जरूरत नहीं है। ये हमारे सामने न्यूक्लियोफाइल दिए हुए हैं कुछ इस प्रकार से। ठीक है। आप बताइए सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, फर्स्ट। क्योंकि थर्ड न्यूक्लियोफाइल तो बहुत लार्ज इन साइज है। और न्यूक्लियोफाइल को ये जो गैप देख रहे हो ना आप, ये जो वॉइड बना हुआ है, आप सॉलिड स्टेट पढ़ लेते तो मैं आपको और बताता, ये वॉइड बनता है यहाँ पर। क्लियर। इसके बीच में, इसके बीच में यहाँ पर ये जो गैप बनता है, न्यूक्लियोफाइल को यहां से जाना है। जैसे इस गेट में से आप और हम आए तो ये जगह हमारे लिए काफी है। क्लियर। लेकिन इसी गेट के अंदर से अगर आप ऊंट या हाथी को लाना चाहोगे तो नहीं आ पाएगा, बिकॉज इट इज लार्ज इन साइज। तो आपको एंटी बॉन्डिंग तक जाना है तो न्यूक्लियोफाइल शुड बी स्मॉल इन साइज। तो सबसे अच्छा न्यूक्लियोफाइल इनके अंदर कौन सा रहेगा, फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड और उसके बाद थर्ड। तो ये किसका ऑर्डर आ जाएगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी का। हालांकि हो सकता है कुछ दिनों बाद आप बाहर आके मेरा कॉलर पकड़े कि सर एक मिनट रुको, आपने जो सेकेंड पॉइंट लिखवाया था वो क्या लिखवाया था कि जो अच्छा बेस होता है वही अच्छा न्यूक्लियोफाइल भी होता है। और आपका वो पॉइंट इस पॉइंट के कंट्रोवर्सी में आ रहा है। अगर आप बेसिक स्ट्रेंथ हमसे पूछते हैं, क्या पूछते हैं, बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर तो यहां पर क्या आ रहा है, उल्टा आ रहा है। आप बताएंगे सबसे अच्छा बेस कौन सा है, बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ही आएगा। क्योंकि यहां पर प्लस आई क्या है, कम, यहां प्लस आई क्या हो गया, ज्यादा, और यहां प्लस आई और भी ज्यादा। और प्लस आई एनायन को क्या करता है, डीस्टेबलाइज। तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल थर्ड है, मतलब थर्ड एनायन। तो जो ज्यादा स्टेबल है वो कम बेसिक होता है, तो ये सबसे कम बेसिक है। लेकिन आप जानते हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस का रोल बेसिक स्ट्रेंथ पर नहीं लगता। बेस को अपना इलेक्ट्रॉन किसको देना होता है, H प्लस। तो इन बेसिक स्ट्रेंथ देयर इज नो रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, बट इन न्यूक्लियोफिलिसिटी देयर इज इंपॉर्टेंट रोल ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां जाकर आपकी बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है,
अलग। बेसिक स्ट्रेंथ और न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाती है? अलग अलग। तो आपको साफ पता चल जाएगा कि यहाँ स्टेरिक क्राउडिंग का रोल आ रहा है। किसका रोल आ रहा है? स्टेरिक क्राउडिंग को। क्वेश्चन को देखते ही समझ जाओगे कि स्टेरिक फैक्टर से इस क्वेश्चन को क्या करना है? सॉल्व करना है। आगे बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत, आपत्ति, परेशानी होनी भी नहीं चाहिए। फोर्थ प्रायोरिटी को कहां पर रखना है? लिस्ट पर। आप फोर्थ ऑर्डर को भूल ही जाओ, किसी काम का नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन पूछने का अंदाज कैसे कैसे रहता है। क्वेश्चन को बेटा इस तरीके से पूछेगा कि आपको एहसास भी नहीं होने देगा कि वो न्यूक्लियोफिलिसिटी की बात कर रहा है। ये उसका अंदाज है। दो रिएक्शन करवा रहा है और आपसे पूछ रहा है रेट, कौन सी रिएक्शन फास्ट जाएगी और कौन सी रिएक्शन स्लो जाएगी, ये पूछ रहा है आपसे। तो आपने एक पॉइंट पढ़ा है, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, यानी कि आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल। समझाऊंगा उस पॉइंट को अभी। आइडेंटिटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, इस पर भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अगर मोलर कंसंट्रेशन इसकी और इसकी सेम दी जाए, यानी कि इसकी जो रिएक्टेंट है दोनों की मोलर कंसंट्रेशन क्या है? सेम, तो हमसे पूछ रहा है कौन सी रिएक्शन जल्दी कंप्लीट होगी। तो इसमें आप जानते हैं यहां रहेगा पार्शियल नेगेटिव, यहां रहेगा पार्शियल, ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक। रिएक्शन इज प्रोसीडिंग वाया SN2 मैकेनिज्म। बाहर कौन निकलेगा? Br माइनस। यहां पर ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा अटैक, तो यहां पर हमारे सामने मिलेगा कौन? SH। बाहर कौन निकलेगा? Br माइनस। तो अब एक पॉइंट मैं आपके सामने वापस लेकर आना चाहता हूं जो हमने बहुत पहले लिखा था। ये देखिए, ये वाला पॉइंट। इसके बाद हमने लिखा था सिंस nucleophile is involved in rate law expression, hence rate of reaction depends upon its concentration and its nucleophilicity, यानी कि आइडेंटिटी। न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन क्या है के साथ साथ रेट इस पर भी डिपेंड करता है कि न्यूक्लियोफाइल कौन है। उम्मीद करता हूं ये मैंने बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो कंसंट्रेशन तो दोनों की क्या कर दी है? सेम, बट न्यूक्लियोफाइल की आइडेंटिटी अलग अलग है। यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH माइनस, और यहाँ न्यूक्लियोफाइल कौन है? SH माइनस, और ऊपर क्या लिखा हुआ है? वाटर। वाटर इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। कैसा है? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में विच वन इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल? OH माइनस या SH माइनस? फास्ट रिएक्शन कौन करेगा? SH माइनस। अच्छा न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन फास्ट ले जाता है। तो यानी कि R2 विल बी ग्रेटर देन, क्या ये बात आपको समझ में आया? कारण क्या रहेगा? क्योंकि SH माइनस बेटर न्यूक्लियोफाइल है, किससे? OH माइनस से इन वाटर। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछता है, बच्चों को हवा ही नहीं लगने देता कि न्यूक्लियोफिलिसिटी पूछ रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि थ्योरी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। निपटा दिया है क्या? चलिए, तो यहां पर फैक्टर नंबर जो थर्ड था, कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, भी क्या होता है? खत्म। अब बढ़ते हैं फैक्टर नंबर 4 की तरफ। सॉरी, फैक्टर नंबर, अभी फैक्टर कौन सा? पहला था स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्टेट, दूसरा था सॉल्वेंट, तीसरा था कंसंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल एंड इट्स न्यूक्लियोफिलिसिटी, एंड फोर्थ इज लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी। तो नेक्स्ट फैक्टर हमारे सामने रहेगा, दैट इज फैक्टर नंबर 4, लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी। लीविंग ग्रुप एबिलिटी का मतलब समझते हो कि कौन आसानी से निकल जाएगा। तरीका होता है ना, जैसे मान लीजिए आपके रूम पे कोई आ गया, आप पढ़ रहे हो, ठीक है, आपने बोला कि बस मैंने अभी जस्ट पढ़ना शुरू ही किया, तो ये इंडिकेशन है कि निकल, क्योंकि कुछ ढीठ प्राणी होती नहीं निकलती। लिविंग ग्रुप एबिलिटी उनकी बहुत ही धक्का मार के डोर बंद करना पड़ता है, इसका मतलब घटिया लिविंग ग्रुप है। और अगर आपने बोला कि जस्ट अभी पढ़ना ही शुरू किया था, सामने वाला बोलता ठीक है फिर बाद में मिलते हैं,
इसका मतलब अच्छा लिविंग ग्रुप। कई बार आपके घर पे मेहमान भी आते हैं, क्लियर। कुछ ऐसे होते हैं कि आए, चाय पिए, हम चलते हैं, आप भी कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं कहा का मतलब क्या है कि जाना है, चले जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आके भूल जाते हैं कि जाना भी होता है, तो फिर उसमें अलग अलग टेक्निक्स इस्तेमाल में लेनी पड़ती है। जैसे घर में अगर छोटा बच्चा है, उनके पास छोड़ दो, थोड़ी देर में खुद ही चले जाएंगे। या फिर छोटे बच्चे के थ्रू उनको याद दिलाओ ऐसे कि देखो बेटा, अंकल को परेशान नहीं करना, अंकल को घर भी जाना है। तो ये इनडायरेक्ट इंडिकेशन है कि आप अपने घर जाइए, ठीक है। लेकिन फिर वो निकलते, उनको हम बोलते हैं पुअर लिविंग ग्रुप या घटिया लिविंग ग्रुप है, आसानी से निकलते ही। तो लिविंग ग्रुप एबिलिटी मतलब कौन कितनी आसानी से निकलेगा, ये रिएक्शन का रेट इस पर तभी डिपेंड करेगा जब वो उसका निकलना आरडीएस में इन्वॉल्व होगा। आप जानते हैं रेट की जब बातें होती हैं तो रेट को कौन डिसाइड करता है? काइनेटिक्स। कौन डिसाइड करता है? काइनेटिक्स। और काइनेटिक्स बोलता है अगर कोई चीज रेट लो एक्सप्रेशन में है तो रिएक्शन का रेट उस पर डिपेंड करेगा। अगर वो रेट लो एक्सप्रेशन में नहीं है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर हम SN2 रिएक्शन की बात करें, समझिए मेरी बात को ध्यान से, अगर हमारे सामने SN2 रिएक्शन है कुछ इस प्रकार से, अभी हम एल्काइल हैलाइड पढ़ रहे हैं तो हम हेलोजन को ही लिविंग ग्रुप मानकर चलते हैं। यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। यहां पर कैसा रहेगा? पार्शियल पॉजिटिव। आप बता सकते हैं SN2 रिएक्शन कैसा होता है? आप बताइए, लिविंग ग्रुप अपने आप हट जाता है या हमें धक्का मार के बाहर निकालना पड़ता है? हमें धक्का मार के, यानी कि न्यूक्लियोफाइल करेगा अटैक और लिविंग ग्रुप निकलेगा खटैक। क्लियर। इन्वर्जन भी होता है, अब आपको इन्वर्जन भी समझ में आएगा कि न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप से बिल्कुल अलग साइड में लगा हुआ मिलेगा। यही प्रोडक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा? बाहर को निकल जाएगा X माइनस। आप जानते हैं SN2 रिएक्शन में कोई इंटरमीडिएट नहीं बनता, इट्स एलिमेंट्री रिएक्शन, इट्स ए सिंगल स्टेप रिएक्शन। यही इस रिएक्शन का क्या होता है? स्लो स्टेप। क्या होता है? स्लो स्टेप। मतलब क्या है? RDS। पक्का? तो अगर मैं रेट लो एक्सप्रेशन लिखूं, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इज द रेट कांस्टेंट। बताइए कौन कौन इन्वॉल्व होगा? न्यूक्लियोफाइल, उस पर हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। और कौन इन्वॉल्व होगा? RX। और देखो X आपका लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? तो लिविंग ग्रुप तो रेट लो एक्सप्रेशन में आ गया। अगर रेट लो एक्सप्रेशन में आ गया तो इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अब आप बताइए, लिविंग ग्रुप का जो बॉन्ड है क्या वो आरडीएस में टूट रहा है? ये देखिए, अगर ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्शन क्या जाएगी? फास्ट। और ये बॉन्ड स्लो टूटेगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो। जाहिर सी बात है, जो बॉन्ड आरडीएस में टूटते हैं उनकी बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड। पक्का? तो आप बताइए, क्या कार्बन हेलोजन का बॉन्ड आरडीएस में टूटा है? यस। तो इस पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। अब ये बॉन्ड कितनी जल्दी टूटेगा वो डिपेंड करता है बनने वाला कितना स्टेबल है। आप इस देखिए, इस बॉन्ड के टूटने के बाद क्या बना है? X माइनस। X माइनस क्या है? एनायन। अगर बेटा ये स्टेबल बनेगा तो बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा, अगर ये अनस्टेबल बनेगा तो बॉन्ड आसानी से नहीं टूटेगा। यानी कि अगर हमसे पूछे, ध्यान से सुनना, बहुत जबरदस्त तरीके से हम यहां पर बातें कर रहे हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी अगर हमसे पूछे, लिविंग ग्रुप एबिलिटी कि कौन जल्दी निकल जाएगा, ये किस पर डिपेंड करता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। इसका मतलब क्या हुआ कि एनायन जितना ज्यादा स्टेबल होगा, लिविंग ग्रुप एबिलिटी उसकी उतनी ही ज्यादा होगी। आप इसको और बढ़िया तरीके से समझेंगे, जब भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना हो तो इसी की ही मदद आप लेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से सुनना। आपके सामने है CH3Cl, रिएक्शन करवाई जा रही है किसके साथ? OH माइनस। ध्यान से सुनते रहना, यहां पर भी हमारे सामने है OH माइनस, यहां पर है CH3Br। क्लियर? ध्यान से सुनते रहना। फिर हमारे सामने है OH माइनस, यहां पर कौन है? CH3I। क्लियर? सभी में मान लेते हैं सॉल्वेंट आपने वाटर लिया है। देखो सॉल्वेंट सभी में क्या हो गया? कॉमन। न्यूक्लियोफाइल भी सभी में क्या हो गया? कॉमन। क्लियर? कंसंट्रेशन सब सेम ली गई। तो आप सोचिए, जब रिएक्शन होगी तो इसमें कौन सा बॉन्ड टूटेगा? कार्बन क्लोरीन। इसमें कौन सा टूटेगा? कार्बन ब्रोमीन। और इसमें कौन सा टूटेगा? कार्बन आयोडीन। क्लियर? यहां पर कैसा चार्ज रहेगा? पार्शियल नेगेटिव। और यहां पर पार्शियल नेगेटिव। और यहां पर मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करता है जिस पर लिविंग ग्रुप लगा हुआ है। क्लियर? तो ये करेगा इसके ऊपर अटैक और ये बॉन्ड टूटेगा खटैक। रुकिए,
क्या आपके कार्बन और लिविंग ग्रुप का बॉन्ड आरडीएस में टूटा है? यस। तो इस बॉन्ड स्ट्रेंथ पर रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। तो यहां पर आपका प्रोडक्ट बनेगा CH3OH और बाहर कौन निकलेगा? Cl-। यहां पर ये करेगा इसके ऊपर अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3OH। बाहर कौन निकलेगा? Br-। पक्का? यहां पर ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटैक। तो बाहर कौन निकलेगा बताइए? I। पक्का? OH। अब आप सोचिए इनमें से सबसे जल्दी बाहर कौन आया होगा? I-, क्योंकि I- सबसे ज्यादा स्टेबल है। ऐसे नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे समझो, यहां जो बॉन्ड बना है कार्बन का कौन सा है? 2p और भाई साहब क्लोरीन का कौन सा है? 3p। पक्का? यहां बताओ कार्बन का कौन सा है? 2p और आपके ब्रोमीन का कौन सा है? 4p। यहां पर कार्बन का क्या है? 2p और आयोडीन का क्या है? 5p। बताइए सबसे वीक बॉन्ड यही है कि नहीं? तो सबसे जल्दी यही टूटेगा। तो रिएक्शन क्या जाएगी सबसे फास्ट? तो अगर अपन रिएक्शन का रेट लिख दें, यहां R1, यहां पर R2, यहां पर R3, तो आप बता सकते हैं R3 सबसे ज्यादा, फिर R2 और फिर R1। और यहां से आप एक बात और बता सकते हैं, Lg मतलब लिविंग ग्रुप एबिलिटी का ऑर्डर बता सकते हैं। लिविंग ग्रुप एबिलिटी क्या रहेगी? सबसे अच्छा लिविंग ग्रुप कौन है? I-, उसके बाद Br-, और उसके बाद Cl-। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ? तो जब भी लिविंग ग्रुप एबिलिटी कंपेयर करना हो, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, जो निकलने के बाद स्टेबल होगा वो जल्दी निकलेगा। क्लियर? छापिए, आगे बढ़ो। एक एक चीज को बहुत बारीकी से बता रहा हूं मैं। अगर आप पहले कहीं और से पढ़े होते तो आपको चीजें समझ में आती कि हम किस लेवल पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर गलती से सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगली बार याद आएंगी बातें आपको, ध्यान रखना। मेरा एक ड्रॉबैक है और बहुत मेजर ड्रॉबैक है, जो एक बार मुझसे पढ़ लिया ना वो दूसरी जगह पढ़ नहीं पाएगा, क्योंकि अपनी अप्रोच एकदम अलग है। आप कुछ दिनों बाद फील करोगे कि यहाँ काम की बातें कम और दूसरी बातें ज्यादा हो रही हैं, और अपनी क्लास में काम की बातें ज्यादा और दूसरी बातें कम। जिस चीज के आपसे पैसे लिए हैं वही काम चलता है यहाँ। सर मैंने प्लस सब्सक्रिप्शन लिया, मुझे आपके मोबाइल नंबर चाहिए, आपसे बात करनी पड़ती। भाई प्लस कौन सा आइकॉनिक है? तो फिर आइकॉनिक वालों से बात करोगे। चलिए क्लास के बाद बात करते हैं। क्लास के बीच में फालतू बातें करना मैं भी करता हूँ, लेकिन कब? जब आप लिख रहे होते हैं। हालांकि आप उसको ज्यादा प्रायोरिटी पर रखते हैं। लिख तो बाद में मिलेंगे, इसको सुनते हैं। कुछ कुछ बातें तो इसकी समझ में आती है जो ये सब्जेक्ट के अलावा करता है। सब्जेक्ट के अलावा होने वाली बातें एड ब्रेक की तरह होती है। जैसे थिएटर में मूवी देखने गए तो बीच में एड चला देते, स्टार्टिंग में भी जब वो चलाते हैं तो भी हम बर्दाश्त नहीं करते। पेड प्रमोशन दिखाते हैं उसमें। क्लियर? तो मास्टर भी पेड प्रमोशन करता है। निपटा दिए हो क्या? यानी कि लिविंग ग्रुप एबिलिटी को अगर आपको देखना है तो यही काम करेगा और बड़ी आसानी से आप इसको हैंडल कर पाएंगे। इन सभी में अगर आप देखोगे तो फर्क किसका है? केवल और केवल लिविंग ग्रुप एबिलिटी का। अलग अलग लिविंग ग्रुप है, तो अगर आपका लिविंग ग्रुप आरडीएस में बाहर निकल रहा है तो रिएक्शन का रेट उस पर भी डिपेंड करेगा। निपटा दिए हो क्या? और धीरे धीरे लिखो। जिस स्पीड से तुम चल रहे हो मुझे लगता है बोर्ड का पेपर भी पूरा नहीं होगा तुम्हारा। पूरा तो हो जाएगा, पास भी तो होना है। पूरा तो यहाँ भी हो जाता है तुम्हारा, आधे घंटे में जो आता है वो कर लेते हो तुम लोग। फिर पानी पीने जा रहे हो, इधर जा रहे हो, उधर जा रहे हो, टाइम पास करते रहते हो। और संडे को पेपर होता है तो और बेचैनी होती है 9 से 12 वाली शिफ्ट में, क्योंकि स्पेशल बना होता है। तो कुछ का तो ध्यान स्पेशल पे होता है कि कब फ्री हो और सीधा ही मैच में जाके खाऊंगा, और खा के फिर इतना सोते हैं खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हैं।
कि पिछले संडे को 9 घंटे सोया था, 11 तो कम से कम सोऊंगा इस बार। यही मोटिवेशन है मेरे लिए। आगे बढ़ जाएं, चलिए। तो अगर आपसे पूछे रिएक्टिविटी इन SN2, रिएक्टिविटी इन SN2, अगर आपके सामने दिया हुआ है RF, अगर आपके सामने दिया हुआ है RCl, अगर आपके सामने दिया हुआ है RBr और क्या दिया हुआ है RI, तो बताइए इन सभी का SN2 में रिएक्टिविटी सेम रहेगा कि अलग अलग? यहाँ लिविंग ग्रुप फ्लोरीन, यहाँ लिविंग ग्रुप क्लोरीन, यहाँ लिविंग ग्रुप ब्रोमीन और यहाँ पर लिविंग ग्रुप आयोडीन। इंपॉर्टेंट ये है क्या रिएक्शन का रेट लिविंग ग्रुप एबिलिटी पर डिपेंड भी करता है। हाँ, RDS में बाहर निकलता है लिविंग ग्रुप। तो RF से ज्यादा रिएक्टिव RCl, RCl से ज्यादा रिएक्टिव RBr और RBr से ज्यादा रिएक्टिव RI। पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in decreasing order of leaving group ability. Arrange the following in decreasing order of leaving group ability. Arrange the following in decreasing order of leaving group ability. क्या रहेगा हिंट? More stable anion, better leaving. जितना ज्यादा स्टेबल एनायन होगा वो उतना ही अच्छा क्या होगा? लिविंग ग्रुप। F-, Cl-, Br-, I-। पहला क्वेश्चन आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने दिया रहेगा CH3 CH2O-, फिर है OH-, उसके बाद है फिनॉक्साइड आयन, GOC आ गया कुल मिला के वापिस से, उसके बाद है एसीटेट आयन। नंबर थर्ड CH3 CO-, उसके बाद अगर अपन बात करना चाहें CH3 SOO-, लीजिए लिविंग ग्रुप एबिलिटी को कैसे देखना जानते हैं ना? ज्यादा स्टेबल होगा जल्दी निकलेगा, सीधी सी बात। मोर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन, बेटर विल बी द लिविंग ग्रुप। जल्दी जल्दी निपटाएंगे मेरे भाई। बताइए पहले का आंसर क्या रहेगा? F- से बेटर लिविंग ग्रुप Cl-, Cl- से बेटर Br-, और Br- से बेटर I-। क्लियर? आप जानते हैं RO- से ज्यादा स्टेबल कौन होता है? OH-। क्यों? क्योंकि इसका प्लस आई इसको डिस्टेबलाइज करेगा। यहां हाइड्रोजन नीलबटे सन्नाटा। और इससे ज्यादा स्टेबल ये रहेगा क्योंकि ये क्या है? रेजोनेंस स्टेबलाइज। और उससे भी ज्यादा स्टेबल वो रहेगा, क्यों? क्योंकि यहां नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन से ऑक्सीजन, यहां पर नंबर ऑफ RS मैटर नहीं करेंगी। एसिडिक स्ट्रेंथ में भी बताया था कि फिनॉक्साइड आयन की ज्यादा RS बनती है 5 और एसीटेट आयन की 2। स्टिल एसीटेट आयन ज्यादा स्टेबल होता है बिकॉज नेगेटिव चार्ज गोज फ्रॉम मोरियन टू मोरियन एंड इन दिस केस मोरियन टू लेसियन, तो नंबर ऑफ RS मैटर नहीं करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट में अगर अपन देखें तो देखो यहां जब रेजोनेंस करेगा तो कितने ऑक्सीजन पर जाएगा? क्लियर? एक बॉन्ड के साथ यानी कि 2 ऑक्सीजन शेयर करेंगे। यहां पर कितने ऑक्सीजन शेयर करेंगे? इसको इधर भी जाएगा और फिर इधर भी जाएगा। पक्का? तो यहां पर 3, यहां पर भी कितनी शेयर कर रही होंगी? 3। पक्का? तो यहां पर आप देखेंगे कि भाई साहब पहले वाले से तो ज्यादा स्टेबल दूसरा, तीसरा और चौथा रहेगा कि नहीं रहेगा? इसमें 2 इक्विवेलेंट RS, 3 3 3। क्लियर? तो इससे ज्यादा स्टेबल क्या रहेगा? ये। अब मामला फंसेगा इन दोनों में, और इन दोनों को निपटाना है तो GOC पर जाना पड़ेगा। बहुत खतरनाक बातें बताई है मैंने आपको। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाते हैं ना, पीके वैल्यू, NCERT पेज नंबर दिस, पीके वैल्यू इतना भर देते हैं पीके वैल्यू को
कि बच्चा कंफ्यूज्ड हो जाता है। मैंने आपको एक भी क्वेश्चन में पी के वैल्यू नहीं लिखा, जिसका भी आपको समझाया जो एनसीईआरटी लिखा है वो विद एक्सप्लेनेशन समझाया है। आज जाके आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि अगर आपके सामने फॉर्मिक एसिड आ जाए, अगर आपके सामने एसिटिक एसिड आ जाए, और अगर आपके सामने बेंजोइक एसिड आ जाए, तो ये बातें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका। अगर ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये थर्ड है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा रहेगा? फर्स्ट, उसके बाद थर्ड, और उसके बाद सेकंड। आगे बात समझ में? ये बताया था मैंने ये भी बताया था कि एसीटेट आयन और जो आपके सामने बनेगा बेंजोएट आयन, इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी? बेंजोएट आयन। क्लियर? याद कीजिए, मैंने आपको ये सारी बातें बताई थी कि जब सामने वाले में क्या चल रहा हो, इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो ये बात वैलिड होंगी जो मैं कह रहा हूं। ये भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। कहां से इलेक्ट्रॉन दे रहा है? प्लस आई, इट विल डिस्टेबलाइज देना है। यहां पर आपके सामने इसका प्लस आर भी लग सकता है, और साथ में क्या लगेगा? माइनस आई। दो इफेक्ट यहां पर लग रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें माइनस आई डोमिनेट करता है, नहीं, डोमिनेट तो प्लस आर ही करता है। ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, दोनों क्या करेंगे? डिस्टेबलाइज। पक्का? लेकिन मैंने बताया था कि जब सामने वाले में इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा हो, तो इस टाइप में ये वाला लेस इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है एज कंपेयर टू दिस। मैंने आपको एसिडिक स्ट्रेंथ में बता रखा है जीओसी में रेजोनेंस के बाद जो पढ़ाई एसिडिक स्ट्रेंथ कि एल्काइल ग्रुप के बजाय विनाइल या फिनाइल ग्रुप लगाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ घटने की बजाय बढ़ जाती है, और उसको वहीं पर एक्सप्लेन किया है। तो यही मामला भी यहां पर है। इन दोनों में बाकी मामला तो क्या है? सेम। बताइए, एल्काइल ग्रुप का नेचर कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एंड इट विल डिस्टेबलाइज द आयन। क्लियर? इसका भी नेचर कैसा है बताओ? पूरे का ओवरऑल का बताइए कैसा नेचर है? इट विल बी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, मींस विल डिस्टेबलाइज। और इसका नेचर कैसा है? CF3 का इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। तो ये तो कंपटीशन से में है ही नहीं, इसकी तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। अब इन दोनों में से एक आपका एल्काइल ग्रुप है और एक आपका फिनाइल ग्रुप है, कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है? जब सामने वाले में चल रहा हो इक्विवेलेंट रेजोनेंस, तो एल्काइल ग्रुप ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग पाया गया है एज कंपेयर टू विनाइल एंड फिनाइल। इसका मतलब इससे ज्यादा स्टेबल ये रहता है। अब वहां पर मास्टर पीकेए वैल्यू लिखकर एसिडिक स्ट्रेंथ तो समझा देगा, लेकिन यहां लिविंग ग्रुप एबिलिटी कैसे समझाएगा? क्योंकि कभी ना कभी तो रियलिटी का सामना करना ही पड़ेगा। बट ऐसे बताता है ना पीके वैल्यू को, पहले माहौल बनता है पीके वैल्यू बताने का कि मैं जो बता रहा हूं ये है, ये वो है, ये है, ये वो है, फिर चुपके से बता के निकल जाता है। तो कहीं ना कहीं अगर शॉर्टकट अपनाओगे, कहीं ना कहीं तो सुलटना ही पड़ेगा। आप जानते हैं ना इन दोनों में से किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है? नीचे वाले। जाके जीओसी चेक करना, जब एसिडिक स्ट्रेंथ पढ़ाई है मैंने रेजोनेंस के बाद, डिटेल डिस्कशन इसके ऊपर है, क्योंकि बात एनसीईआरटी की है, और जब बात एनसीईआरटी की होती है तो इंपॉर्टेंट हो ही जाती है। निपटा दीजिए। निपटा दिया है क्या? पक्का? तो ये फैक्टर है, पांचवा फैक्टर हल्का सा है, बस कुछ भी नहीं उसमें, बस लिखना है। फिफ्थ फैक्टर कौन सा था? टेम्परेचर। तो नेक्स्ट रहेगा फिफ्थ फैक्टर टेम्परेचर। लिखिए, फिफ्थ फैक्टर टेम्परेचर। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक। Nucleophilic substitution reactions are exothermic. Nucleophilic substitution reactions are exothermic. Nucleophilic substitution reactions are exothermic. Hence, carried out at low temperature. Hence, carried out at low temperature. बस इसमें यह ध्यान रखना है कि सब्स्टिट्यूशन है जो न्यूक्लियोफिलिक, वो आपको किस टेम्परेचर पर करवाना है? लो टेम्परेचर पर करवाना है। ये लीजिए, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आंखें बाहर आ जाती है तुम्हारी खटक से, ये क्या लिख के चला गया। अगर इस रिएक्शन को करवाओगे तो ये करेगा अटैक और बॉन्ड टूटेगा खटक। पक्का? तो बताइए बी आर की जगह कौन ले लेगा? ओ एच। बी आर माइनस बाहर निकल जाएगा। अब गिवन कंडीशन पर ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है, इसका डिसीजन कौन लेगा? डेल्टा जी। और डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होता है? डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। पक्का? तो देखिए, चेंज इन एंट्रोपी अप्रोक्सीमेटली क्या है? जीरो। दोनों साइड देख लो मोड।
क्लियर? यानी कि आप ये कहना चाहते हो कि डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या रहेगा, डेल्टा एच। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव तो डेल्टा जी भी पॉजिटिव हो जाएगा और स्पॉन्टेनियस नहीं रहेगा प्रोसेस। और डेल्टा एच नेगेटिव तो डेल्टा जी भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और प्रोसेस क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। अब डेल्टा एच तो आपको बॉन्ड स्ट्रेंथ से पता चलेगा, बॉन्ड एनर्जी से, कि भाई टूटने वाले बॉन्ड वीक थे या बनने वाले बॉन्ड स्ट्रॉन्ग। क्लियर? तो यहां पर जो बॉन्ड टूटा है वो कार्बन और किसका टूटा है, ब्रोमीन। तो कार्बन का क्या है हमारे सामने, 2p, और ब्रोमीन का कौन सा है, 4p। और बना किसमें, कार्बन ऑक्सीजन। तो कार्बन का क्या रहेगा, 2p, और ऑक्सीजन का भी कौन सा रहेगा, 2p। यानी कि जो बॉन्ड आपने तोड़ा है वो कैसा है, वीक, और जो बॉन्ड आपने बनाया है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। तो एनर्जी रिलीज होगी कि नहीं होगी, प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक। इसका मतलब इसका डेल्टा एच कैसा रहेगा, नेगेटिव। तो एक्सोथर्मिक होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसलिए आपको टेम्परेचर ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है। बल्कि आप जानते हैं, ध्यान से सुनो, आप जानते हैं एक लिविंग ग्रुप को कितने तरीके से हटाया जा सकता है, दो, या तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से या फिर एलिमिनेशन से। अगर हम एलिमिनेशन, हम आगे पढ़ेंगे कि सब्स्टिट्यूशन का सीधा कंपटीशन एलिमिनेशन से रहेगा, और दोनों में डिसाइड कौन करेगा, टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर पहले जान लिया है कि अगर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाना है तो टेम्परेचर शुड बी लो, टेम्परेचर शुड बी लो। क्या ये बात आपको समझ में आ गई है? छापे, जल्दी से निपटाएंगे। SN2 दम तोड़ता है, अब कौन सा आएगा, SN1 मैकेनिज्म। आप एक बात देख रहे होंगे कि काइनेटिक्स का इस्तेमाल मैंने ज्यादा किया है। टीवाई सर तो एक बार काइनेटिक्स पढ़ा दिए, उसके बाद चैप्टर के बाद दोबारा काइनेटिक्स बहुत कम डिस्कस करेंगे, लेकिन मैं काइनेटिक्स बार बार इस्तेमाल में लूंगा, और मैंने इसीलिए टीवाई सर से आपको काइनेटिक्स पढ़वाया। उसके पीछे एक विशेष रीजन है, क्योंकि जिन क्लासेस में कोई और टीम पढ़ा देता है काइनेटिक्स, तो मैं काइनेटिक्स में इतना ज्यादा घुस जाता हूँ रिएक्शन पढ़ाते हुए कि बच्चे उनको जाके कहने लगते हैं कि सर वाई सर ना काइनेटिक्स में ज्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपने पढ़ा है शायद इसलिए आपके पैर खींच रहे हैं। अरे भाई, मेरा ये मकसद, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बाजू में कौन चल रहा है, इन सब से बहुत ऊपर उठ चुका हूं। लेकिन सब्जेक्ट पढ़ाना है तो सब्जेक्ट की बात तो करनी पड़ेगी। और कोई बात अगर मैंने ऐसी कर दी काइनेटिक्स की जो सामने वाले ने नहीं बताई, फिर मास्टर बेचैन हो जाते हैं। फिर बच्चा सोचने लग जाता है कि फिजिकल वाले से ज्यादा तो फिजिकल ऑर्गेनिक वाले को ही आती है। एक इमेज भी तो बहुत बड़ी चीज होती है। फिर हेड ऑन कोलिजन होते हैं, क्या होते हैं, हेड ऑन। टीवाई सर ऐसे हैं कि उन्होंने नहीं भी बताया होगा और तुम जाके बोलोगे कि सर ने बोला था कि ये ऐसा होता, आपने तो बताया नहीं। कूल है, वो सुन लेता है, कोई बात नहीं, नहीं बताया तब बता देता हूँ, क्योंकि आता तो उसको सब है। नॉलेज में कोई मुकाबला नहीं है, मैं सरेआम बोलता हूँ इस बात को। क्यों मैं काइनेटिक्स की बातें कर रहा हूं, क्योंकि काइनेटिक्स अब आने वाली है। हाँ, काइनेटिक्स अब फुल फॉर्म बताएंगे SN1 का। वन का मतलब यूनिमोलिक्यूलर, यूनिमोलिक्यूलर। क्लियर? एन का मतलब न्यूक्लियोफिलिक, फुल फॉर्म नहीं पूछेगा आपसे, हा? और एस का मतलब सब्स्टिट्यूशन, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। अब मुझे बताओ मोलिकुलरिटी क्या होती है। अब आ गया ना काइनेटिक्स में, मोलिकुलरिटी क्या होती है। बेटा सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन होता है, काइनेटिक्स 12th एनसीईआरटी का पार्ट। क्वेश्चन फेमस है, गिव 3 डिफरेंसेस बिटवीन मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है। क्लियर? उससे ज्यादा के लिए डिफाइंड नहीं होती। और हम इसको डिफाइन करते हैं कि कितने मॉलिक्यूल्स आपस में टकरा के प्रोडक्ट बना रहे, इसी को क्या बोलते हैं, मोलिकुलरिटी। अगर दो आपस में टकराए तो बाइमोलिकुलर हो जाएगा, तीन आपस में टकराए तो ट्राइमोलिकुलर हो जाएगा। हालांकि तीनों का एक साथ टकराना थोड़ा सा मुश्किल है, इसीलिए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में मोलिकुलरिटी का कोई मतलब नहीं होता है। तो अब मेरा मुद्दा क्या है, यूनिमोलिक्यूलर मतलब
एक ही टकराए, और एक कैसे टकरा सकता है, टकराने के लिए दो तो चाहिए। तो मुझे आप कुछ ऐसे एग्जाम्पल बताइए जो यूनिमोलिकुलर के हो। कोई ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो रिएक्शन यूनिमोलिकुलर हो, जिनकी मोलिकुलरिटी 1 हो, जिनकी मोलिकुलरिटी 1 हो, बताइए मुझे थोड़ा सा। अब आ गया ना काइनेटिक्स। क्योंकि जब तुम इस बात को नहीं समझ पाओगे तो तुम कभी SN1 को नहीं समझ पाओगे। यूनिमोलिकुलर रिएक्शन एक तो इंट्रामोलिकुलर हो सकती है, जो विद इन द मोलिक्यूल दूसरे की जरूरत थी, और एक डिकम्पोजिशन या डिसोसिएशन, आपका रिएक्टेंट कितने में टूट जाए, खत्म हो गई। SN1 को तो याद रखिए, SN1 एक डिसोसिएशन रिएक्शन होती है जिसमें आपका रिएक्टेंट दो हिस्सों में टूटेगा, और उसके टूटने में मदद कौन करेगा, सॉल्वेंट। सॉल्वेंट विल असिस्ट। लाइट को क्या हुआ?